हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने गति चैप्टर का चौथा लेक्चर, जिसमें आज हम गति के समीकरण पे कुछ अंकित प्रश्न हल करेंगे। इसके पहले तक हमने तीन लेक्चर देख लिया है। 3 लेक्चर में हमने एक में गति का परिचय, दूरी विस्थापन, एक में चाल वेग और एक में गति के समीकरण का प्रूफ देखा। और हमने 3 गति के समीकरण देखे हैं, उनके हम नाम लिख देते हैं। पहला v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब सबसे डिफ़िकल्ट बात हमें ये जानना कि कौन सा इक्वेशन कहाँ अप्लाई होता है। इसी के लिए हमने आपके सामने कुछ प्रश्न रखे हैं, जिसको हम सॉल्व करके चेक करेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज से हम ये जानना चाहेंगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन नंबर 1 क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? एक कार जो कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तथा उसका त्वरण 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 8 सेकंड के बाद कार का वेग ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ दिया? एक कार जो कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, मतलब कार का प्रारंभिक वेग हमको दे दिया है। प्रारंभिक वेग मतलब यू कितना? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। हम क्या करेंगे, इसको बदल लेते हैं मीटर पर सेकंड में। कैसे बदलेंगे भाई? तो 54 इंटू 5/18, 18 तियाँ 54 और 5 तियाँ 15 मीटर पर सेकंड। ये हो गया वस्तु का प्रारंभिक वेग, पहली चीज़। तथा उसका त्वरण मतलब भाई ए कितना दिया हुआ है? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या दिया है? 8 सेकंड के बाद वेग ज्ञात करिए। तो कितने समय के बाद? टी बराबर कितना? 8 सेकंड। वस्तु का प्रारंभिक वेग था u और वस्तु में है त्वरण। तो जाहिर सी बात है कि अगर पहले से कुछ वेग है और वस्तु के पास त्वरण है, तो त्वरण की वजह से वेग में क्या होगा? परिवर्तन। वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। तो त्वरण की वजह से होगा वेग में परिवर्तन। तो वेग बढ़ जाएगा, 15 से कुछ और हो जाएगा। तो 8 सेकंड के बाद कितना होगा, ये हमें पता करना है। तो देखिए, u पता है, a पता है, t पता है, और 8 सेकंड के बाद मतलब मुझे वेग निकालना है। अब कोई ऐसा रिलेशन जिसमें तीनों चारों अवेलेबल हो, वो है पहला। सो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? कि v बराबर u प्लस ए टी। सो v इज इक्वल्स टू 15 प्लस 6 इंटू 8। तो 15 प्लस 6/48, 48 और 15 63। यानी कि जो कार 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना शुरू किया था, जिसका त्वरण 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, 8 सेकंड के बाद उसका नया वेग 15 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 63 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जिसको हमने गति के पहले समीकरण से हल किया। चलिए अब हम हल करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा? एक कार जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो कार की चाल मतलब प्रारंभिक वेग u दिया हुआ है कितना? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं, किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो 18 चौके 72 और 5 चौके 20। तो u का मान हो गया 20 मीटर पर सेकंड। पहली बात, अचानक वह ब्रेक लगाता है। चलता हुआ कार अचानक ब्रेक लगाता है, जिसके कारण उसमें 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन, इस बार त्वरण नहीं, इस बार मंदन। तो मंदन मतलब नेगेटिव, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन। तो a का मान दिया हुआ है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन। तो मंदन का मान आ गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बताइए, जब ब्रेक लगाया गया तो ब्रेक लगाने के बाद कार कितनी दूर जाकर रुकेगी? चलिए देख लेते हैं फिगर बना के। पहले क्या कहना चाह रहा? कह रहा एक कार था जो 20 मीटर
पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया और जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया कार कुछ दूर चलकर रुक गई। ब्रेक लगाते गाड़ी तुरंत नहीं रुकेगी, कुछ दूर चलकर कार रुक गई। हमसे पूछ रहा है वही दूरी कितनी है। अब ये बताइए, अगर कार चलते चलते रुक गई तो कार का अंतिम वेग क्या हो जाएगा? सुनिए, ये अंडरस्टूड है, ये हमें समझना होगा। ये चीज़ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम इन्हें ये पता लगा लिया कि अगर कार चलते चलते रुकी है तो कार का अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0। तो v का मान कितना हो जाता है? 0। अब हमें सोचना है, हमें निकालना क्या है? s। अब कोई ऐसा रिलेशन ढूंढिए जिसमें u भी हो, a भी हो, v भी हो और s भी हो। वो रिलेशन है कौन सा? तीसरा। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ा, जो चीज़ें दी हुई थी उसे लिखा गया और हमने देखा कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमें यहाँ से मिल सकता है। सो हम लिखेंगे, हम जानते हैं क्या कि v² बराबर u² प्लस 2as। v कितना हो गया? तो 0 का स्क्वायर। u कितना था? तो 20 का स्क्वायर माइनस प्लस 2 इंटू ए की जगह पे -4 इंटू एस। 0 का स्क्वायर 0, 20 का कितना? 400 और प्लस माइनस 4 दूना 8s। ये माइनस में है, इधर आया तो प्लस में, तो हम क्या लिखेंगे? दिस इम्प्लाइज 8s बराबर 400 या s बराबर 400/8 या 8 × 5 = 40, तो s बराबर 50 मीटर। यानी कि ब्रेक लगाने के बाद उस मंदन के कारण वो कार 50 मीटर दूर जाके रुकेगी। क्लियर? तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, v² बराबर u² प्लस 2as और सॉल्व करने पे पता चला a की वैल्यू माइनस थी, सो प्लस माइनस माइनस और 8s माइनस सीधा रहा तो प्लस, सो 8s बराबर 400 और s बराबर 50 मीटर। यानी कि ब्रेक लगाने के ठीक 50 मीटर दूरी चलने के बाद उस मंदन के कारण कार रुक जाएगी। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? एक हवाई जहाज विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है। अब क्वेश्चन में हमने एक लैंग्वेज में पहले ही पॉइंट देखा कि विराम से चलना प्रारंभ करता है, और जब भी कोई चीज़ विराम से चलती है तो हमेशा उस केस में हम उसका प्रारंभिक वेग, इसको हमने क्या कह रखा है? u, क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। याद रखिएगा, अगर कोई चीज़ विराम से चलती है तो u 0 हो जाता है, और अगर कोई चीज़ चलते चलते विराम में आ जाती है तो v 0 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे विराम से चलना प्रारंभ किया है तो उसका u क्या होगा? 0। दूसरा, और जब चलना प्रारंभ किया तो उसका त्वरण कितना था? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विराम से चला मतलब चलने वो कंटिन्यू कर दिया है, तो a कितना दिया हुआ है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वह उड़ने से पहले 35 सेकंड तक चलता है। मतलब कि जिस ट्रैक पे, जिस रनवे पे वो दौड़ रहा है, वो ट्रैक इतना लंबा है कि उससे 35 सेकंड का समय लग गया यहाँ से यहाँ तक आने में। मान लीजिए ये विमान था, वो दौड़ते दौड़ते आया, u से चला था u0, a कितना? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और चलते चलते आया यहाँ तक, और फिर यहाँ से इसने अपने आप को उड़ा लिया। क्लियर? तो इस ट्रैक पे इसने सपोज s दूरी तय की, तो अगर इस ट्रैक पे इसने 35 सेकंड तक दौड़कर यस दूरी तय की है, और जैसे ही वो उड़ने वाला है इसके पास इसका कुछ वेग होगा v। क्या होगा? इसका कुछ वेग होगा v। तो हमसे दो चीज़ों की इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई? कि v का मान कितना होगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। तो हमसे पूछ रहा है, बताइए रनवे की कुल लंबाई कितनी है और उड़ने से पहले उसकी चाल क्या थी। मतलब जैसे ही वो उड़ा उसके पहले जब वो ट्रैक छोड़ रहा था, 35 सेकंड तक दौड़ने के बाद ट्रैक छोड़ रहा ना वो, तो 35 सेकंड तक दौड़ने के बाद उसकी चाल क्या होगी। तो इसमें हम दो इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। एक इक्वेशन जिससे हम रनवे की कुल लंबाई निकालेंगे, और दूसरा इक्वेशन जिससे हम उसकी क्या निकालेंगे? चाल। तो हमें v पता करना है, तो v पता कर लेते हैं, और हमें s पता करना है, कुल रनवे की लंबाई। तो हमने पहले ये लिख दिया, माना रनवे की लंबाई s है, माना रनवे की लंबाई स्मॉल s है, माना रनवे की लंबाई कितनी है? स्मॉल s है। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले हम समीकरण लगाते हैं गति का प्रथम समीकरण, क्योंकि हमें अंतिम वेग निकालना है t समय के बाद, और जब भी वेग निकालना होता है t समय के बाद तो हम लगाते हैं कौन सा समीकरण, गति का प्रथम समीकरण। तो v बराबर u प्लस ए टी। वी पता करना है, u है 0, त्वरण है कितना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो 6 और t कितना है 35 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आएगी 210 मीटर पर सेकेंड, 210 मीटर पर सेकेंड। यानी उड़ने से पहले जो हवाई जहाज 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, मतलब विराम से चला था, वो 35 सेकंड के बाद कितनी गति प्राप्त कर लेगा, 210 मीटर पर सेकंड की गति वो प्राप्त कर लेगा। अब मुझे ये पता करना है कि उड़ने से पहले मीन्स 35 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय कर ली। इसके लिए फिर चलिए आगे फिर हम लिखते हैं। हम जानते हैं कि जो दूरी या विस्थापन का फॉर्मूला होता है वो s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इसके पहले भी हमें दूरी ही निकालनी थी, एक जगह 50 मीटर आया था तो उसके लिए हमने गति का तृतीय समीकरण यूज़ किया था, गति का तृतीय समीकरण। तो उस केस में हम यहाँ पे गति का तृतीय समीकरण भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें v भी पता चल चुका है, u भी पता चल चुका है, सॉरी u तो पता ही है ऑलरेडी, a भी पता है। तो यहाँ से s यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम, और s दूसरे वाले समीकरण से भी, दोनों से आंसर सेम आएगा। आप चेक कर सकते हैं, हम इस वाले इक्वेशन से सॉल्व करके निकालते हैं, दूसरे वाले से आप चेक कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। सो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो s इज इक्वल्स टू u कितना विराम से चला था तो 0 इंटू t कितना 35, तो 0 इंटू 35 0, प्लस 1/2 इंटू a कितना 6 और b कितना 35 का स्क्वायर। क्लियर। सो s इज इक्वल्स टू 35 0 तो 0 को तो हम वो छोड़ देते हैं, प्लस 2 3 6, तो 2 3 6, 6 से 3 बार निकल गया, तो 3 इंटू 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर आएगा 1225। 35 का स्क्वायर हम चेक कर सकते हैं, 35 इंटू 35 5 7 12 2 हासिल 1 1 1 2 1 1225। और फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3675 मीटर। तो इस केस में रनवे की लंबाई कितनी हो जाएगी 3675 मीटर। तो इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, जिसमें हमने उड़ने से पहले हवाई जहाज़ का वेग पता कर लिया कि जैसे वो उड़ने वाला था उसका वेग कितना होगा, और रनवे की कुल लंबाई हमने गति के दूसरे समीकरण से पता कर ली। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा हूँ, एक 100 किलोमीटर के पथ पर या ट्रैक पर एक ट्रेन पहले 50 किलोमीटर में कितनी दूरी कितना अपना चाल रखता है 30 किलोमीटर पर आवर का। चलिए हम पहले इसको फिगर में ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक ट्रैक है, इसकी पूरी लंबाई कितनी है 100 किलोमीटर। इसमें एक ट्रेन पहले 50 किलोमीटर, चलिए भाई मान लेते हैं ये बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट हो गया, तो ये दूरी कितनी होगी 50 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो चाल है वो कितनी मानी गई है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल मानी गई है। अब हमसे क्या कह रहा कि बताइए अगला 50 किलोमीटर, फिर ये अगले 50 किलोमीटर की हम बात कर लेते हैं, अगले 50 किलोमीटर की हम बात कर लेते हैं। कह रहे बताइए अगले 50 किलोमीटर में उसकी चाल क्या हो। चलिए मान लेते हैं कुछ अलग चाल होगी, इसको मान लेते हैं v। ये पहले कितना था कुछ 30 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरे में कह रहा है चाल क्या हो कि पूरी यात्रा का औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। यानी कि पूरी यात्रा का जो v एवरेज औसत चाल है वो कितना बनना चाहिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की बननी चाहिए। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे औसत वेग का प्रॉब्लम है, ये या औसत चाल का। हमको पता है कि औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ये औसत चाल का फॉर्मूला होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कुल दूरी कितना, कुल दूरी 50 + 50 100 किलोमीटर अपॉन
समय यहाँ पे हमें दिया नहीं हुआ है, यहाँ पे हमको बस चाल दे दिया है, चाल के बारे में ही इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है और दूरी दे दिया, समय की इन्फॉर्मेशन यहाँ हमसे नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी अपने कॉमन सेंस से हम ये कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को आधी दूरी तय करने में कुछ समय लगा होगा, मान लिया वो t1 है, और बाकी की आधी दूरी तय करने में कुछ समय लगा होगा, मान लेते हैं वो कितना है t2। ये समय अलग अलग क्यों है? क्योंकि चाल अलग है। जब चाल ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा और जब चाल कम होगी तो समय ज़्यादा। तो दो बराबर दूरियां हैं, लेकिन दो अलग अलग चाल होने की वजह से अगर ये चाल कम है तो ये समय ज़्यादा होगा, अगर हो सकता है बाद में चाल ज़्यादा है तो उसका समय कम आएगा। क्लियर? अब हम यहाँ से कुल समय निकालेंगे कैसे? वैसे कुल समय आ रहा है t1 प्लस t2। अब इस t1 t2 का मान क्या होगा? इसके लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ से समय का फॉर्मूला क्या आएगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। अगर समय निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? दूरी बटा चाल कर सकते हैं। अब हमने पहले समय को क्या मान रखा है? t1। तो t1 बराबर, ये दूरी कितनी है? t1 से कितनी दूर चला है? वो 50 किलोमीटर चला है, और चाल क्या है उसकी? 30। t1 से कितना दूर चला है वो? तो 50 किलोमीटर दूर चला है, और चाल कितनी है उसकी? 30। तो 50/30। और इसी तरह से जो t2 होगा उससे कुल दूरी कितनी तय किया है इस समय में? 50 किलोमीटर। और चाल कितनी है ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता करना है। लेकिन इन दोनों टाइम को रखने के बाद जो औसत चाल हो जा रही है वो कितनी हो जा रही है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम ये दोनों मान और ये v एवरेज वाला मान यहाँ रखेंगे औसत चाल के सूत्र में। तो औसत चाल कितनी बननी चाहिए? 45 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 50 + 50 कितना? 100 अपॉन t1 का मान कितना? 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 5/3 प्लस 50/v। 50/v। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो है 100, नीचे है 3v। 3 से 3 कैंसिल तो आ जाएगा 5v। v से v कैंसिल तो 50 3 150। एलसीएम लें तो आता होगा 3v का एलसीएम 3v, 3 से 3v कैंसिल, v ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 5v, और v से v कैंसिल, मतलब इससे इसको पूरे को डिवाइड करते हैं, v से v कैंसिल और 3 का गुणा ऊपर हो तो 50 3 150 बराबर 45। अब ये पूरा टर्म यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो ऊपर पहुँचेगा तो आएगा 45 = 100 300v अपॉन 5v प्लस 150। कुछ नहीं है तो 1, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसमें पहले गुणा करते हैं। जब हम गुणा करेंगे या फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, 5 से 9 बार और 5 से 60 बार। चलिए इसको गुणा करते हैं फिर। 5 9 45 v प्लस 150 9 1350 बराबर 60 v। क्लियर? अब ये इधर पहुंचा तो 60v माइनस 45v बराबर 1350। 60 में से 45 गया तो 15v बराबर 1350। 15 से 1 9 बार में, सो v का मान आ गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि दूसरा वाला 50 किलोमीटर अगर वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो पूरी यात्रा का जो औसत चाल है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो इस तरह से हमने गति के प्रथम समीकरण पे सवाल देखा, द्वितीय समीकरण पे देखा, तृतीय समीकरण पे देखा और औसत चाल पे भी एक क्वेश्चन देख लिया। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा एक कार 25 सेकंड में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार प्राप्त कर लेता है। इसके लैंग्वेज से हमें ये पता चल रहा है कि 25 सेकंड बाद उसकी चाल कितनी हो गई है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब शुरू किया होगा तो प्रारंभिक वेग यहाँ पे क्या होगा इसका? 0, क्योंकि शुरू किया और शुरू करने के 25 सेकंड बाद उसकी चाल कितनी हुई? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि शुरुआत उसकी 0 से हुई थी, मतलब विराम से हुआ था, तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया? 0। और अंतिम वेग कितना हो गया? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हमको चेंज करना पड़ेगा किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो 180 ×
5/18, 18 दाम 180 और 10 बचे 50, तो ये मान कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया उसका प्रारंभिक वेग और ये हो गया दूसरे का उसी वस्तु का अंतिम वेग। अब हमसे क्या पूछ रहा, क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं। कह रहा उसके त्वरण को एक समान मानते हुए, यानी इसके पास ए है लेकिन वो मुझे पता नहीं है। कह रहा मानिए कि क्या है, एक समान है। एक समान मानते हुए कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। तो इस बार मुझे दो चीज़ निकालना है, ए और एस। फिर इस किस में भी हमको समीकरण को दोबारा अप्लाई करना होगा, एक बार ए के लिए एक बार एस के लिए। चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं त्वरण की परिभाषा क्या थी, ए बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, ए बराबर v माइनस यू बाई टी, वेग परिवर्तन बटे समय। वेग का परिवर्तन अंतिम हो गया है 50, प्रारंभिक था 0 और समय कितना है 25 सेकेंड। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लिखना भूल गया, समय कितना दिया हुआ है 25 सेकेंड। तो भाई यहाँ पे टी का मान कितना 25, तो ऊपर आ गया 50, नीचे आ गया 25, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये वस्तु का त्वरण हो गया। पहली चीज़ मुझे पता चल गई, एक समीकरण से गति का प्रथम समीकरण भी है वो और त्वरण की परिभाषा भी है वो। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पाने के लिए, सेम क्वेश्चन वही रनवे वाला, कितनी दूर जाकर उसका अंतिम वेग 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा यदि उसका प्रारंभिक वेग 0 था और त्वरण कितना निकल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक आने का समय कितना लगा 25 सेकेंड। तो कितने दूरी तय करने के बाद मैंने 25 सेकेंड में कितना दूर चला जाए कि उसका वेग 50 मीटर पर सेकेंड हो जाए। तो इसके लिए हम गति का द्वितीय समीकरण क्या जानते हैं भाई, गति के द्वितीय समीकरण से क्या जानते हैं, s बराबर ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। सो s इज इक्वल्स टू u तो 0 है तो u इंटू 2, u इंटू टी 0 तो 0 प्लस 1/2, a का मान है 2 और t का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। सो s बराबर 25 का स्क्वायर कितना 625 मीटर, यानी कि 625 मीटर दूर जाने के बाद 25 सेकेंड में वो 625 मीटर दूर पहुंच जाएगा, तब उसका वेग कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से पूरी यात्रा का जो औसत जो एक समान त्वरण है वो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो हमने इस गति के समीकरण से रिलेटेड कुछ 5 प्रश्न देखे। अभी हम 2-3 प्रश्न और देखते हैं। चलिए अब ये 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आज की क्लास यहीं ऑफ करेंगे और फिर कल के लेक्चर में हम ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ की पूरी कहानी। चलिए अभी हमारे सामने ये 2 क्वेश्चन पड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, दोनों का सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा एक ट्रेन पूरी यात्रा के में पहले 15 मिनट जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। चलिए भाई देखते हैं, मान लीजिए इसकी पूरी यात्रा थी, पहले 15 मिनट में जो ट्रेन की चाल थी वो थी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की। फिर बाद के 15 मिनट में उसकी जो चाल थी वो थी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की, और अंतिम के 30 मिनट में जो उसकी चाल थी वो थी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की। यानी कि पूरी यात्रा में अगर उसे समय लगा 15 मिनट 30 मिनट और 30 मिनट, मतलब कितना 60 मिनट, यानी 1 घंटे का। तो इस 1 घंटे में उसने कितनी दूरी अलग अलग चाल से 3 चाल से अपने गति को पूरा किया। अब हमसे कह रहा है कि बताइए पूरी चाल में, पूरी गति में उसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है
कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब अगर 15 मिनट तक उसने अपनी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा रखी है तो उसने कुछ दूरी तय की है। देख रहे हैं फिगर में भी देख पा रहे हैं, यहाँ फिगर में कितनी दूरी, ओ ए दूरी, मान लेते हैं ये दूरी है d1। वैसे ही अगले 15 मिनट में फिर उसने स्पीड रखी तो कुछ दूरी फिर तय करेगा, मान लेते हैं ये दूरी है d2 जिसको हमने ए बी नाम दे दिया। और अंत में उसने फिर कुछ दूरी तय की जिसको हमने d3 नाम दे दिया और उसको हमने पॉइंट वाइज BC नाम दे दिया। तो कुल दूरी तो हो गई d1 प्लस d2 प्लस d3 जो कि हमें पता करना है, अपॉन कुल समय कितना, तो 1 घंटा। अभी जो चाल आएगा ये अपना आएगा किलोमीटर प्रति घंटे में, क्यों, क्योंकि नीचे हमने समय किस में रख दिया, घंटे में, तो ऊपर की दूरी किस में रखनी पड़ेगी, किलोमीटर में। चलिए हम निकाल लेते हैं। इसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दूरी का। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय वाले फॉर्मूले से दूरी बराबर चाल गुणे समय। पहले केस में चाल कितनी है, 30 किलोमीटर, तो पहले हम निकालते हैं d1। तो d1 का मान आएगा, पहले केस में चाल कितना है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना लग रहा है, 15 मिनट, तो ये हो गया 15 मिनट। अब देखिए यहाँ पे ये किलोमीटर प्रति घंटे में और ये किस में है, मिनट में, मिनट को किस में बदलना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटे में, सॉरी घंटे में। तो 15 मिनट को हम घंटे में कैसे चेंज करेंगे, मिनट को घंटे में कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए हमें इसको 60 से भाग देना होगा। अभी किस में चेंज हो गया, घंटे में, ठीक। तो ये आ गया पूरा घंटे में और ये चाल किस में लिखी हुई है, तो देखिए ऐसे लिख देते हैं, ये चाल लिखा हुआ है किलोमीटर प्रति घंटे में और ये 15/60 हो गया, किस में आ गया ये, घंटे में, घंटे से घंटा कैंसिल, 30 दूना 60 और ये कट गया 7.5, यानी d1 का जो मान आ गया वो आ गया 7.5 किलोमीटर। यानी कि पहले 15 मिनट में उसने कितनी दूरी तय कर ली, 7.5 किलोमीटर। चलिए उसी तरह हम निकालते हैं d2 का मान। तो जो d2 का मान होगा वो होगा फिर चाल गुणे समय, बाद में चाल होगा ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू समय कितना लगा, फिर 15 मिनट, तो 15 और हमने इसको बदल लिया किसमें, घंटे में, तो 15/60 घंटा, घंटे से घंटा कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए 15 से 60 काटा 4 बार में और 4 से काटा 10 बार में, यानी जो दूसरी वाली दूरी हो गई वो कितनी हो गई, 10 किलोमीटर। तो d2 का मान आ गया। अब इसी तरह हम निकालेंगे d3 का मान। तो d3 बराबर फिर चाल गुणे समय, चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू समय कितना लगा 30 मिनट, तो 30 मिनट और मिनट को हमने बदल लिया घंटे में, तो 30/60 घंटा, घंटे से घंटा कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल, तो d3 का मान आ गया 30 किलोमीटर। तो इस तरह से हमने चाल वाले फॉर्मूले से तीनों दूरी d1, d2 और d3 की गणना कर ली। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। d1 का मान कितना 7.5, d2 का मान कितना 10 और d3 का मान कितना 30 अपॉन 1, सबको जोड़ने में पता चला 30 10 40 47 47.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पूरी वस्तु की जो औसत चाल है, पूरी गति में जो ट्रेन की औसत चाल थी वो कितनी थी, 47 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब हम एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां क्वेश्चन। क्या कह रहा हूँ, क्या ऐसा संभव है कि एक वस्तु एक ही स्थिति में, मतलब एक ही समय पर एक ही समय में गति और विराम दोनों स्थितियों में हो। मतलब क्या ऐसा संभव है कि एक वस्तु एक ही टाइम में गति और विराम दोनों स्थिति में हो। लॉजिकल क्वेश्चन है, ये लॉजिक से आंसर देना है। अगर कोई साइकिल है जो चल रहा है, अगर कोई साइकिल वाला चल रहा है तो अगर ये चलेगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, गति में। क्या इस चलते समय ही हम इसको विराम में कह सकते हैं,
मतलब क्या एक ही समय वो गति में और विराम में दोनों में हो सकता है? कोई वस्तु एक ही समय में गति और विराम में हो सकता है, ऐसा संभव है या नहीं, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा हाँ, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि गति और विराम सापेक्ष पद है। याद करिए, हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था इंट्रोडक्शन में ही कि गति और विराम सापेक्ष पद होते हैं। अगर कोई एक समय एक वस्तु गति अवस्था में है तो वो सबके लिए या हर वस्तु के सापेक्ष गति अवस्था में होगी, ये जरूरी नहीं है। जैसे इसका हमने एक एग्जांपल भी आपको दिया था। सपोज एक ट्रेन है, ये आगे चल रही है v वेग से। अब इस ट्रेन के अंदर कुछ पैसेंजर बैठे हुए हैं, ट्रेन चल रही है, ये दोनों पैसेंजर भी चल रहे हैं। कैसे पता? बाहर बैठा एक व्यक्ति जब इनको देखता है तो इसके देखने में ट्रेन भी चल रही है और ये दोनों पैसेंजर भी साथ साथ चल रहे हैं। मतलब जब ये देखेगा तो ये भी गति में है और ये भी गति में, मतलब क्या ये भी गति में है, इसके देखने में ये गति में है, लेकिन यही वस्तु इसके देखने में विराम में है। इसने जब देखा तो वस्तु किस में थी? गति में। और जब इसने देखा तो वस्तु किस में थी? ये मतलब ये ऑब्जेक्ट, ये आदमी किस में था? विराम में। तो देखिए एक ही समय पे इसके देखने में ये गति में है और इसके देखने में ये विराम में है। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं सापेक्ष की। इसके सापेक्ष ये गति में, इसके सापेक्ष ये विराम में। इस नाते हम कहते हैं हाँ गति और विराम सापेक्ष पद है। तो एक ही समय में एक वस्तु, मतलब एक ही समय में एक वस्तु गति और विराम दोनों स्थितियों में हो सकता है। तो ये हमारा चौथा लेक्चर था जिसमें हमने गति के समीकरण पे न्यूमेरिकल लगाया, कुछ न्यूमेरिकल्स देखें। अभी और भी न्यूमेरिकल हम देखेंगे। जब पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो एक सेशन फिर हम न्यूमेरिकल का रखेंगे जिसमें हम मिक्स प्रॉब्लम बनाएंगे। गति के समीकरण पे भी और एक दो टॉपिक पे भी हम मिक्स प्रॉब्लम बनाएंगे। चौथा लेक्चर आज हम यहीं स्टॉप करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। कल के लेक्चर में हम, 5वें लेक्चर में हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और ग्राफ का यूज़ करके गति के समीकरण को प्रूफ भी करेंगे। मतलब ग्राफ की प्रॉपर्टी, ग्राफ के गुणों का यूज़ करके गति के समीकरण को प्रूफ भी करेंगे। सो टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट।